बड़ी खबर के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के जो नंबर दिए जाने हैं उसे लेकर जो फॉर्मूला दिया गया है वो आखिरी नहीं है। परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने के फॉर्मूले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाने का अंतिम फैसला किया जाएगा। तो सबसे बड़ा असमंजस अब यही है कि जब बिना परीक्षा के नंबर देने हैं तो मार्किंग का तरीका आखिर क्या हो कि संतुष्टि बड़े स्तर पर हो, बड़े स्तर पर छात्र छात्राएं उसका विरोध ना करें, जो भी नंबर उनको दिया जाए। इस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को जो नंबर दिए जाने हैं उसे लेकर फॉर्मूला दिया गया है, वो आखिरी नहीं है, विचार चल रहा है। और नोएडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी कर गरीब और असहाय बच्चों की 25% सीट की संख्या कम करने पर जवाब मांगा है। स्कूलों ने बीते साल की तुलना में इस वर्ष कम सीटें दिखाकर गरीब और असहाय बच्चों को कम दाखिला दिया था। इसी को लेकर अब बीएसए ने 33 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन स्कूलों में स्टेप बाय स्टेप डीपीएस स्कूल, जेपी स्कूल, रामाज्ञा स्कूल जैसे नाम भी शामिल है। और शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सीबीएसई छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें एग्जाम कैंसिल होने पर बातचीत चल रही थी कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में जुड़ गए। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात की। बातचीत के दौरान ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही बताया। प्रधानमंत्री ने 1 जून को एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी राज्य बोर्ड की अपनी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। तो बड़े अचानक से प्रधानमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के छात्रों और अभिभावकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और इसी दौरान प्रधानमंत्री भी इसमें जुड़ गए। तो प्रधानमंत्री इस मीटिंग में जुड़े अचानक और छात्र छात्राओं से, उनके अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की। लंबी बातचीत चली, कई मज़ेदार बातें भी हुई और बाद में प्रधानमंत्री ने सभी का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी और मैं बीच में आया, इसके लिए माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आखिर बच्चों के मन में क्या है। और रुक करते देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। उत्तराखंड के 18 दिवंगत पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री ने 90 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने को मंजूरी दी है। इनमें से कुछ पत्रकारों की मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई है। तीरथ सिंह रावत ने फैसला पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और बेटे पर मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव में एक महिला और उसके परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला सुशीला देवी का आरोप है कि उनकी 3 बीघा से ज्यादा जमीन रेलवे के अधिग्रहण में आई थी, लेकिन बिना किसी अनुमति के राकेश टिकैत और उनके बेटे ने उनकी फसल पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे उनकी 3 बीघा फसल बर्बाद हो गई। वहीं जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई है। और हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के शव को कब्र से फिर निकाला गया। दरअसल बच्ची के पिता रिजवान ने डीएम से शव के पोस्टमार्टम की मांग की थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल चाऊपुर गांव में रहने वाले रिजवान ने डीएम को लिखित शिकायत पत्र में दिया था कि 20 मई को अपनी 5 माह की बेटी को लेकर गांव के एक मेडिकल स्टोर पर दवा दिलाने के लिए गया था, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने इंजेक्शन लगा दिया, जिससे हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में बच्ची की मौत हो गई।
तो झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से बच्ची की मौत हुई है, ये परिजनों का आरोप है। उसके बाद कब्र से शव को निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बच्ची के पिता का आरोप है कि एक इंजेक्शन लगाया गया था और उसी इंजेक्शन की वजह से बच्ची की जान गई है, जिसके बाद डीएम ने कब्र से शव को निकालने का आदेश दिया और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज में युवती से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आरोप है कि आंत का ऑपरेशन कराने या युवती के साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल पीड़िता वेंटिलेटर पर है और बयान दे सकने की हालत में नहीं है। पीड़िता की ओर से लिखी गई 2 लाइन के पत्र में सिर्फ वो सिर हिलाती है। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस आरोप को गलत और झूठा करार दिया है। युवती मिर्जापुर की रहने वाली है। इस मामले में परिवार का आरोप है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक कथित पीड़िता के मेडिकल टेस्ट की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज का ये अस्पताल कोविड काल में भी लापरवाहियों का बड़ा अड्डा रहा है। मृत मरीजों के नाम पर भी जूस और फल पहुंचाए जाते रहे हैं। 5-5 दिन तक उनके नाम पर फल जूस लिए जाते रहे हैं। तो इस अस्पताल में अंधेरगर्दी का कोई आलम नहीं है। ऐसे में जांच बेहद जरूरी है। कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स को भगवान की तरह पूजा गया, जिनकी आरती उतारी गई, जिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया, उन्हीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर इस तरीके का घिनौना इल्जाम न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाला भी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच किए जाने और दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर सच्चाई सामने लाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देखिए, मुझे ये कल रात में मुझे संज्ञान में आया तो तब से मैं बराबर जांच कर रहा हूँ। स्वयं मैं सभी लोगों से पूछताछ किया। जो टीम थी, ऑपरेशन की सर्जन की टीम थी, और इसमें ओटी भी गया, साइट भी देखा। और इसमें मैं उसको देखते मैं पहले सबसे मैं तत्काल एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी 5 सदस्यीय टीम गठित कर दिया। अमरोहा से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, दिलो दिमाग सहम जाए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। बसेड़ा तका गांव में लिप्टिस के पेड़ पर 2 तेंदुए आपस में खेल रहे हैं, जिसका वीडियो किसी स्थानीय ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेंदुए के जोड़े को देखकर यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। तेंदुआ जहां दिखा वहीं पर जवाहर नवोदय स्कूल भी है। तेंदुए के देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग को जानकारी दी है, जिस पर डीएफओ रमेश चंद ने कहा कि हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। 2 थे ये 2 हैं, नीचे हमारे सामने उतरा है अभी और नीचे ही है वो। दो थे ये 2। और गोंडा जिला में पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने विकास कार्यों में कमी होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे सकरौर भिखारीपुर बांध के पास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर काम कर रहे मजदूरों को कोई कमी न हो, इसके लिए अधिकारियों को खरी कोठी भी सुनाई। और रात और दिन 24 घंटे काम करिए। आप सबके ऊपर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। अगर जनता को कोई दिक्कत हो गई तो आप सब लोग मरोगे, कोई बचेगा नहीं। मिर्जापुर में नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है। इस दौरान मिर्जापुर एसपी के नेतृत्व में मड़िहान थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और पीएससी ने सघन कॉम्बिंग की। इसका मकसद पुलिस और जनता के बीच मजबूत संबंध बनाना है, जिससे विश्वास और भरोसा बना रहे। तो मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में, सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पैनी नजर रखी जा रही है। और आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह आज शमशाबाद ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की सूची बनाने के लिए कहा। साथ ही ग्राम प्रधानों को साफ सफाई रखने का दिशा निर्देश देते हुए हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने की बात कही। दरअसल इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में भ्रम अफवाहों की वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसी के संबंध में डीएम ने निर्देश दिए। तो जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी जो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा सिस्टम ने उसे कागजों में जीते जी मार दिया।
अब ये कहानी शहर शहर गांव गांव की है। गाजीपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। इस बुजुर्ग महिला की उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनकी सांसें बखूबी चल रही हैं, लाठी के सहारे ही सही, लेकिन हाथ पैर भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये बुजुर्ग साक्षात सशरीर आपको दिख रही हैं, लेकिन हमारे मुर्दा पड़ चुके सिस्टम ने इन्हें जीते जी मार दिया है। वैसे भी इस कला में इन्हें महारत हासिल है, तभी तो ये कभी भी किसी को भी कागजों में मार सकते हैं और फिर जिंदा भी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये धरती पर यमराज भी और भगवान भी, जब चाहा मार दिया और जब चाहा जिंदा कर दिया। आखिर इनके पास करामाती कलम जो है, जिसके नाम पर चल गई, वो या तो मृत हो गया या फिर जिंदा हो गया। गाजीपुर से भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां 80 साल से ज़्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। तो बतावल जाते कि तू मुँह गल बाटू। हाँ तब यह न मुअल बनी तब उठ के दैया से आ गल बड़ी भैया बाबू। तो तोरे कब आए ना लोग चेक करे? एक दिन आयल ना लोग। हाँ एक दिन आयल ना तो वही जन बैठ सुतते रही वही सुत रही तो हम ना जलनी। हाँ बैठल लोग अपन मोबाइल में लिख पढ़ के अपन लेके गए न जा। अहमदाबाद जो है तहसील बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। पता नहीं कैसे वो बेचारी का मृत घोषित करके और लोग काट दिए। तो हमको तो हम सोचे कि मिल रहा है सबका, तो उसको भी मिल रहा है। दरअसल भगली देवी के खाते में जब कई महीने तक पेंशन नहीं आई, तो फिर क्षेत्र की समाज सेवी मीरा राय ने इस संबंध में दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू किया। तो पता चला कि विभागीय कर्मचारी ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिलहाल जिलाधिकारी से शिकायत के बाद उन्होंने इसका संज्ञान लिया, तो बुजुर्ग महिला को अब न्याय का भरोसा दिया गया। साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। मामला ये है कि इनके द्वारा एक ही अकाउंट से 2 बार आवेदन कर दिया गया था, तो उसकी जांच के पश्चात एक आवेदन को रिजेक्ट करने के बाद दूसरा आवेदन जिले स्तर से फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब इनका आगे जो है लखनऊ से सीधे इनके अकाउंट में पेंशन की धनराशि आएगी। बहरहाल जिंदा होते हुए भी कागजों में मृत होने के कारण मैं जिंदा हूं की गुहार अब शहर शहर गांव गांव की दर्दनाक दास्तां है। आलम यह है कि इन पर फिल्में भी बन चुकी हैं, बन भी रही हैं, लेकिन भ्रष्ट और मुर्दा हो चले सिस्टम को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जिसे जब जैसे चाहा मार दिया और फिर जिंदा कर दिया। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से उत्तराखंड का व्यापारी त्राहिमाम कर रहा है। व्यापारियों का व्यापार चौपट है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यापारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार को उन्हें इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, और इसी को लेकर आज व्यापारियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, रुड़की और जोशीमठ में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलों के डीएम से बात हो रही है। खत्म होगा बाबा के भक्तों का इंतजार। भक्तों को मिलेगा मां गंगे और यमुना का आशीर्वाद। बाबा विष्णु भी बरसाएंगे भक्तों पर कृपा। कोविड महामारी की वजह से चारधाम के दर्शन की सोच रहे भक्तों के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं को अभी चारधाम में पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही आम श्रद्धालुओं को चारधाम पर जाने की छूट दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि भाई आप लोग अपने क्वारंटीन सेंटर, आईसीयू यूनिट्स, वेंटिलेटर सब चीज़ को बता दीजिए, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई आदमी संक्रमित होता है तो कैसे उसका उपचार किया जाए। तो सारी व्यवस्था के साथ हम यात्रा को खोलेंगे
और ये मैं समझता हूँ कि उससे रोजी रोटी जो है वो भी धीरे धीरे लोगों को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा टूरिज़्म ब्रेड एंड बटर है और इसी पे सारा हमारा उत्तराखंड जो है टिका हुआ है। कोविड महामारी की वजह से इस बार 4 धाम यात्रा पर रोक लगी है। सिर्फ तीर्थ पुरोहितों को ही मंदिरों में पूजा अर्चना की इजाजत है। उत्तराखंड के 4 धाम देश भर के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जाहिर है सरकार का ये फैसला 4 धाम जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।